हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ विशेष उस पर बात करेंगे। क्या क्या लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। पहले बात तो फैटी एसिड लेकर के आए हैं, ठीक। आहार सूची के प्रकार लेकर के आए हैं। फिर क्या लेकर के आए हैं कि कितने किस किस बीमारी में कौन सा आहार दिया जाता है, ठीक है, यानी डाइट प्लान लेकर के आए हैं। ये सारी चीजें कुछ है, देखिए कहाँ तक इसमें हो पाता है, ठीक है। आप लोग का हाल चाल पूछ लें। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। और चलिए अपने क्लास को देखते हैं। क्या है टाइप ऑफ मेनू, आहार सूची के प्रकार। क्या है आहार सूची के प्रकार, यानी कितने प्रकार के होते हैं। तो आप कहोगे कितने प्रकार के होते हैं। एला कार्टे, क्या होगा एला कार्टे। इसको और क्या क्या कहते हैं। एला कार्टे, चॉइस मीनू, कैलिफोर्निया मीनू, ठीक है। क्या है कैलिफोर्निया मीनू और चयनात्मक मीनू इसको कहते हैं, ठीक है। इसका इतना नाम है। दूसरा क्या है टेबल डी हॉटे, फिक्स्ड मीनू, सेट मीनू यानी नियमित मीनू, ठीक है, ये दूसरे नंबर पे है। तीसरा क्या है डिजोर मीनू, डिजोर मीनू, मीनू फॉर द डे, किसी दिन का विशेष भोजन होता है, ठीक है। ये जितना भी है सब इनके नाम है, ठीक है। अब क्या है थीम मीनू, सिंगल यूज मीनू, वन टाइम यूज, एक बार उपयोग करने वाला होने वाला मेनू, ठीक है। अब क्या है ओकेजनल मीनू यानी अवसरवादी मीनू, इसमें जैसा अवसर होता है उस अनुसार भोजन बनाया जाता है। उदाहरण के लिए होली का गुजिया, इसे अवसरवादी कहते हैं, ठीक है। अब क्या है ब्रंच मीनू, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का भोजन, जैसे 9 और 11 बजे के बीच का भोजन क्या होगा ब्रंच कहलाएगा, ठीक है। वो लंच और ब्रेकफास्ट का क्या होता है मिश्रण होता है। अब क्या है सपर मीनू, दोपहर के बाद तथा रात से पहले खाने वाला भोजन क्या कहलाएगा, यानी शाम का नाश्ता 4 से 6 बजे तक को क्या कहते हैं सपर मेनू कहते हैं, ठीक है। अब क्या कहेंगे साइकिल मेनू, इसे क्या कहते हैं फूड लिस्ट में एक सप्ताह प्रति एक महीने की एक निश्चित समय अवधि के लिए बनती है। उदाहरण के लिए एग्जाम टाइम, मिड डे मील या हॉस्टल फूड टाइम होता है, ठीक है। जैसे होता है ना कि स्कूलों में भी होता है कि मंडे को खिचड़ी बनेगी, ट्यूसडे को क्या बनेगा दाल चावल बनेगा, फिर इस तरीके से फिर किसी दिन सेवई खीर बनेगी। तो ये क्या है ये साइकिल है। साइकिल यानी क्या है ये चक्र दोहरा रहा है, ठीक है। इस तरीके से क्या है सर्कल यानी साइकिल है, ठीक। अब इसका हम विस्तार से देखेंगे। इसमें प्रति आइटम किसमें, यानी जो ऊपर हम लोग पढ़े थे किसमें एला कार्टे मेनू में, ठीक है। यहाँ क्या होगा विस्तार से देखेंगे तो यहाँ होगा एला कार्टे मेनू में, ठीक है। हम इसको देख रहे हैं एला कार्टे मेनू में क्या होगा इसमें आइटम का मूल्य एक यूनिट के रूप में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे राइस 40 रुपए, पनीर चिली 150 रुपए, ठीक है। जो अक्सर हम लोग देखते हैं एक तरफ क्या लिखा होता है फूड लिखा होता है और एक तरफ उनके प्राइस लिखे होते हैं, ठीक है। तो ये किसमें होगा कहोगे मैम एला कार्टे मेनू में, चॉइस मेनू में, कैलिफोर्निया मेनू में और चयनात्मक मेनू में, ठीक है। अब फिर सेकंड नंबर पे क्या था इसमें थाली में जितना भोजन होगा, यानी सेकंड नंबर पे क्या था आप कहोगे सेकंड नंबर पे मैम था टेबल डी हॉटे मीनू, फिक्स्ड मीनू और क्या है सेट मीनू, नियमित मीनू, ठीक है। इसमें क्या होगा मैम एक थाली में जितना भोजन होगा उसका मूल्य हमें देना पड़ता है, ठीक है। कितना किसका मूल्य देना पड़ता है कि उसमें जो चीज होगा, जैसे एक थाली है इसमें 4 रोटी है, एक गुलाब जामुन है, पनीर की सब्जी है, दाल मखनी है, सूखी सब्जी है। अगर आपको दाल मखनी नहीं खानी है फिर भी उसका रेट आपको चुकाना है, ठीक है। क्यों क्योंकि ये फिक्स्ड है। ये क्या होगा 300 रुपए अगर थाली होगा तो उसको आपको 300 रुपए पे करना है, भले ही आप खाओ चाहे छोड़ दो, ठीक है। तो ये क्या होगा कहोगे मैम टेबल डी हॉटे मीनू है, फिक्स मीनू है, सेट मीनू है, नियमित मीनू है, ठीक है। उदाहरण के लिए देखिए इसमें दिया है यह नियमित रूप से होटल या भोजनालय में उपयोग होता है। उदाहरण 200 रुपए वाली थाली, ठीक है। किसी दिन का स्पेशल डिश होता है। अब कौन सा आ गया नंबर 3 यहाँ होगा, ठीक है। कौन सा हो गया नंबर 3 हो गया। आप कहोगे मैम किस नंबर 3 में क्या था पहले ये तो बता दीजिए। डुजोर मेनू था, मेनू फॉर द डे था, ठीक है। ये क्या है किसी दिन का स्पेशल डिश होता है, होटल में किसी बोर्ड पर लिखा जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए उपवास का स्पेशल आइटम लिखा रहता है, ठीक है। अब क्या है अब नंबर 4 है। नंबर 4 में क्या था मैम ये भी बता दीजिए। तो नंबर 4 में था थीम मेनू, सिंगल यूज मेनू, वन टाइम यूज मेनू, ठीक है। तो इसमें क्या है इसमें मेन्यू कार्ड पर नहीं लिखा जाता है। यह प्रायः एक्सपेरिमेंटल होते हैं। होटल ग्राहक पर प्रयोग
पर प्रयोग करते हैं, ठीक है। होटल वाले क्या करते हैं, ग्राहकों पर प्रयोग करते हैं। अब जिसमें फूड का उपयोग एक बार हो चुका हो, अब ये किसकी बात आ गई, यह किसकी बात आ गई, नंबर 4 की ही तो चल रही है। हाँ ठीक, नंबर चार की ही बात चल रही है। नंबर 4 में क्या था, वही थीम मेनू। इसमें क्या दे रहा है, जिस फूड का उपयोग एक बार हो चुका है उसका दूसरी बार नहीं दोहराया जाएगा। उदाहरण के लिए बर्थडे पर वो राजस्थानी भोजन दिया गया, अगली बार गुजराती भोजन होगा, ठीक है, यानी उसे रिपीट नहीं किया जाता है। इसे नेक्स्ट टाइम रोटेशन या वैरायटी मेनू भी कहते हैं, ठीक। अब नंबर 5 है, और नंबर 5 पे क्या है, नंबर 5 पे क्या था पहले ये बता दीजिए। अवसरवादी मेनू या ओकेजन मेनू, ठीक है। क्या था, अवसरवादी मेनू या ओकेजन मेनू। इसमें क्या होता है, इसमें जैसा अवसर होता है उस अनुसार भोजन बनाया जाता है। जैसे होली में गुजिया बनती है और मकर संक्रांति पे तिल के लड्डू, चावल के लड्डू बनाए जाते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, अवसरवादी मेनू कहते हैं, ठीक। नंबर 6 क्या था, ब्रंच मेनू, ठीक है। नंबर 6 क्या था, ब्रंच मेनू। ब्रंच मेनू में मैम क्या बताए थे, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का जो भोजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्रंच मेनू कहते हैं। जैसे 9 और 11 के बीच का समय हो गया, उसे क्या कहेंगे, ब्रंच मेनू कहेंगे, ठीक। और नंबर 7 क्या है, सपर मेनू है। तो सपर मेनू में क्या था, दोपहर के बाद तथा रात से पहले खाने वाला जो भोजन हो गया, यानी जो 4 से 6 के बीच में हम लोग नाश्ता करते हैं, उस समय क्या चलता है, चाय और टिकिया, बर्गर, फुल्की, ठीक है, यही सारी चीजें चलती है ना आजकल। तो ये क्या है, इसको आप क्या कहोगे मैम, ये सपर मेनू होता है, ठीक है। अब चक्री मेनू यानी साइकिल मेनू क्या है, फूड लिस्ट सॉरी, एक सप्ताह या एक महीने के लिए, एक निश्चित समय अवधि के लिए बनती है। उदाहरण के लिए क्या हो गया, मिड डे मील, एग्जाम टाइम, हॉस्टल, और क्या है, फूड टाइम, यानी दोहराव होता है, ठीक है। अब ये आपका क्या था, ये मेनू के प्रकार था। एक सेकंड मुझे दीजिए, दूसरा पीडीएफ में ओपन कर लेती हूँ, ठीक। अब यहाँ पे दूसरा चार्ट क्या है, दूसरे पीडीएफ में है उपचारात्मक आहार। क्या है, उपचारात्मक आहार यानी थेरेपेटिक डाइट। इसको क्या कहते हैं, थेरेपेटिक डाइट। आप कहोगे मैम इसमें क्या है, तो डाइट के द्वारा कुछ चीजें सुधारी जाती हैं, जैसे थायराइड है, नहीं क्या है, टाइफाइड है, ठीक है। क्या है, टाइफाइड में क्या देंगे, तो आप कहोगे मैम हाई प्रोटीन होगा प्लस हाई कैलोरी होगी, किसमें, टाइफाइड में, ठीक है। आप कहोगे मैम कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज में क्या होगा, तो हाई फैट होगा प्लस फाइबर होगा। क्या होगा, हाई फैट होगा प्लस फाइबर होगा। हार्ट का पेशेंट अगर है तो लो प्रोटीन प्लस लो सोडियम होगा। क्या होगा, लो, इस तरीके का जो एरो होता है ना तो लो होता है, इस तरीके का जो एरो होता है हाई होता है, ठीक है। तो आप कहोगे मैम हार्ट का जो पेशेंट होगा उसे हम लो प्रोटीन डाइट देंगे प्लस लो सोडियम देंगे, ठीक है। लीवर का अगर पेशेंट है तो उसे क्या करेंगे मैम, यहाँ चीजें रिपीट दिखाई है तो रिपीट में क्या होगा, लो प्रोटीन प्लस लो सोडियम, ठीक है। सोडियम मतलब नमक, ठीक है। किडनी का अगर कोई पेशेंट है तो उसमें भी मैम हम लो प्रोटीन देंगे और लो सोडियम देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्रोटीन अगर हम लेते हैं, इनटेक कर रहे हैं, तो प्रोटीन क्या होगा, प्रोटीन का सबसे लास्ट वाला स्टेज क्या है, तो आप कहोगे मैम अमीनो अम्ल है। तो अमीनो अम्ल को पाचन के लिए क्या होगा, किडनी को हमारे वर्क करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, उस पर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ सकता है, इसलिए क्या होगा, लो प्रोटीन और लो सोडियम दिया जाता है, ठीक है। अब टीबी यानी तपेदिक का पेशेंट होगा, उसे क्या हम देंगे मैम, कहोगे हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी। क्यों हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी दी जा रही है, तो आप कहोगे मैम हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी इसलिए दी जा रही है, क्यों, क्योंकि उसको क्या होता है, उसके शरीर की ऊतक क्या है, टूटते रहते हैं, बहुत ज्यादा टूटते रहते हैं, इसलिए उसे ये सारी चीजें देनी चाहिए, ठीक है। अब क्या है, डैश डाइट। डैश डाइट में क्या है, डायट्री, इसका पहले फुल फॉर्म क्या है जान लीजिए, डायट्री अपर्चर्स, क्या अप्रोचेज, क्या है, डायट्री अप्रोचेज टू स्टॉप हाइपरटेंशन। क्या है, डायट्री अप्रोचेज टू स्टॉप हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप, ठीक। अब क्या होगा, फ्रूट एंड सब्जियां, लीन प्रोटीन, वसा लो और सोडियम लो, ठीक है। ये किस में देंगे, डैश डाइट। पहले तो अगर कोई पूछे कि डैश डाइट किस में देते हैं, तो आप कहोगे बीपी में देते हैं, ठीक है, यानी किस में देते हैं, उच्च रक्तचाप में देते हैं, ठीक है। अब कौन सी डाइट है, क्रैम्फनर डाइट। क्या है, कैम्पनर डाइट। तो कैम्पनर डाइट क्या होता है, हाइपरटेंशन के लिए कैम्पनर डाइट दिया जाता है, और हाइपरटेंशन क्या हो गया, आप कहोगे मैम ये भी बीपी ही हो गया, ठीक है। अब क्या है, सिप्पी डाइट। आप कहोगे मैम सिप्पी डाइट किस में दिया जाता है, तो जो पैक्टिक अल्सर होते हैं, गलत टाइप हुआ है, क्या होगा,
पेप्टिक अल्सर जो होते हैं उसके लिए क्या होता है, सिप्पी डाइट दिया जाता है। ठीक है, डायबिटीज रोगी को क्या देते हैं, लो प्रोटीन प्लस लो कैलोरी प्लस फैट प्लस लो फैट प्लस कॉम्प्लेक्स सीएचओ यानी जटिल कार्बोहाइड्रेट देते हैं। जटिल कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च हो गया, पॉलीसेकेराइड हो गया। पॉलीसेकेराइड में क्या होता है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, हाँ ठीक। पॉलीसेकेराइड में क्या, स्टार्च देंगे, ठीक है, और क्या देंगे, पैक्टीन देंगे। ये सारी चीजें क्या है, ये जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं ताकि उसका क्या हो, पेट भर जाए और जल्दी डाइजेस्ट ना हो, ताकि उसे जल्दी भूख ना लगे और क्या हो, उसका पेट भी भरा हो। ठीक है, तो डायबिटीज के पेशेंट को क्या देंगे, आप कहोगे मैम लो प्रोटीन, लो कैलोरी, लो फैट और कॉम्प्लेक्स सीएचओ देते हैं। ठीक है, ये क्या था आपको, अच्छा नहीं भी और है, ठीक, अच्छा नहीं, यहाँ से क्या है, फैटी एसिड है। ठीक, अब यहाँ तक क्या था, ये जो डाइट था थेरेपेटिक डाइट यानी उपचारात्मक क्या था, उपचारात्मक आहार। यहाँ पर आप लोग पढ़े उपचारात्मक, उपचारात्मक आहार या उपचार। ठीक, उपचारात्मक नहीं, उपचारात्मक आहार ही होगा। ठीक है, क्या उपचारात्मक आहार या थेरेपेटिक डाइट। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे फैटी एसिड यानी फैट के बारे में हम लोग कंप्लीट अध्ययन करेंगे। ठीक है, एक बार देखने, रिकॉर्ड तो हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। फैट यानी फैटी एसिड, ठीक है, एक सेकेंड। फैटी एसिड, ठीक, हम इसमें क्या पढ़ेंगे, फैटी एसिड में क्या होता है, एक सेचुरेटेड एसिड होता है। क्या, सेचुरेटेड यानी संतृप्त वसा। ठीक, संतृप्त वसा होगा। संतृप्त वसा क्या होता है, पहली बात तो ये क्या होगा, जंतु जगत से मिलता है। कहाँ से मिलेगा, एनिमल से मिलता है। ठीक है, कहाँ से मिलेगा, एनिमल से प्राप्त होता है। और सभी बंध एकल होते हैं। ये किसके बारे में दे रहा है, संतृप्त वसा के बारे में दे रहा है। फैटी एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त वसा, एक असंतृप्त वसा। तो पहले हम लोग संतृप्त वसा यानी सेचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है, सेचुरेटेड फैटी एसिड क्या है, तो इसमें दिया है पहली बात तो ये एनिमल जगत से प्राप्त होता है। दूसरी बात, सभी बंध एकल होते हैं। तीसरी बात, ठोस अवस्था में होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ठोस अवस्था में यानी जमे हुए होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, घी हो गया। ठीक है, क्या है, जमा होता है ना घी। अब आप कहोगे मैम इसमें नारियल का तेल जो होता है वो अपवाद होता है। ठीक है, नारियल का तेल क्या है, अपवाद होता है। क्यों, क्योंकि क्या कहा है, ये एनिमल जगत से प्राप्त होता है। लेकिन मैम नारियल का तेल तो किसी भी एनिमल जगत से नहीं प्राप्त होता है, ये तो प्लांट से मिलता है। तो हम कहेंगे हाँ आप सही कह रहे हैं, इसीलिए इसको अपवाद बताया गया। ठीक है, कि प्लांट में ये अपवाद है कि जम जाता है। ठीक, उदाहरण क्या होगा, उदाहरण क्या होगा, तो आप कहोगे मैम पाल्मेटिक, क्या, पाल्मेटिक एसिड, फिर माइरेस्टिक एसिड, फिर लॉरिक एसिड, फिर क्या है, स्टेरिक एसिड, फिर क्या है, ब्यूटारिक एसिड। अब आप बता दो मैम ये किसमें किसमें पाया जाता है, तो क्या होगा, लॉरिक एसिड किसमें पाया जाएगा, तो नारियल में यानी गरी के गोले में। अब ये क्या, स्टेरिक एसिड आप बताइएगा, ब्यूटेरिक एसिड किसमें होता है, मक्खन में होता है। ठीक है, किसमें होता है, मक्खन में होता है। ये किसी दिन हम आप लोगों को अलग से करा देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी असंतृप्त वसा। ठीक, इसमें क्या है मैम, पहले तो ये किससे मिलेगा, ये प्लांट से प्राप्त होता है। किससे मिलेगा, ये प्लांट से प्राप्त होता है। दूसरी बात क्या है, इसमें सभी बंद दोहरे या तिहरे होते हैं। उसमें सिंगल थे, इसमें डबल एवं ट्रिपल होगा। यह तरल अवस्था में होता है, जैसे सरसों का तेल हो गया, सूरजमुखी तेल हो गया, पीनट ऑयल हो गया, ये सारे क्या हैं, ऑलिव ऑयल हो गया, ये सब क्या है, ये सब जमते नहीं है ना, ये तरल अवस्था में होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो म्यूफा होता है और दूसरा क्या होता है, प्यूफा होता है। तो आप कह दो मैम म्यूफा का फुल फॉर्म क्या होगा, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। क्या होगा, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक, एकल, एक सिंगल बॉन्ड, उदाहरण के लिए ओलिक एसिड। ठीक है, अब प्यूफा क्या है, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, एक से अधिक बॉन्ड होते हैं। क्या होंगे, एक से अधिक बॉन्ड होंगे। यह गुड होता है यानी यह हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। फूफा और मोफा में से अच्छा कौन होगा, तो आप कहोगे मैम जो फूफा जी होते हैं, यानी फूफा जो होता है वो हम लोग के लिए गुड होता है। इस तरीके से आप याद करिएगा। ठीक है, कौन होता है कि मैम जो हमारे फूफा जी होते हैं वो हम लोग के लिए क्या होते हैं, गुड होते हैं। और जो मोफा होते हैं ये हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप कहोगे दो प्रकार के
प्यूफा होते हैं। प्यूफा भी कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। इसमें से क्या होगा? ओमेगा 3 होगा। ओमेगा 3 में कौन कौन आएगा मैम, ये भी बताते चलिए। तो ओमेगा 3 में आएगा लिनोलेनिक एसिड। क्या आएगा? लिनोलेनिक एसिड। ईपीए, मैम ईपीए का फुल फॉर्म क्या है? तो हम बता दें, इकोसा पेंटानोइक एसिड। क्या होगा? इकोसा पेंटानोइक एसिड। क्या होगा? इकोसा पेंटानोइक एसिड। अब मैम दूसरा है डीएचए। डीएचए क्या होगा? डोकोसा। क्या होगा? डोकोसा हेक्सानोइक एसिड। डोकोसा हेक्सानोइक एसिड। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? डीएचए है। मैम डीएचए क्या होता है? तो डीएचए अभी हम बताए हैं क्या होगा? डोकोसा हेक्सानोइक एसिड। ठीक है। यह कहाँ से प्राप्त होता है? यह माँ के दूध से यह माँ के दूध में मिलता है और बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए गुड होता है। ठीक है। और आंखों की रेटिना के लिए भी अच्छा होता है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए गुड होता है। क्या? डीएचए। डीएचए का फुल फॉर्म क्या है? डोकोसा हेक्सानोइक एसिड। ठीक है। ब्रेन डेवलपमेंट के लिए गुड होता है। रक्त के थक्के जमने से रोकते हैं, यानी ब्लड क्लॉट रोकता है। ठीक है। बॉडी में सूजन कम करता है, यानी ओडिमा को कम करता है। अब क्या है? ओमेगा 6 हो गया। तो ओमेगा 6 क्या है? आप कहोगे मैम लिनोलिक एसिड, आर्किडोनिक एसिड। ठीक है। कौन कौन है? लिनोलिक एसिड और आर्किडोनिक एसिड। ठीक है। तो ओलिक एसिड ओमेगा 9 का उदाहरण है। यानी ओलिक एसिड किसका उदाहरण है? तो ओमेगा 9 का उदाहरण है। यह क्या है? यह मूफा है। मूफा हम लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है। हम लोगों के लिए हमारे प्यूफा जी अच्छे होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? प्यूफा अच्छा होता है। हमारे शरीर के लिए संतुलित मात्रा में ओमेगा 3 होना चाहिए। ठीक है। सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल, तिल का तेल प्यूफा है। ठीक है। यानी प्यूफा के अगर कोई उदाहरण पूछे कि प्यूफा का उदाहरण कौन है, तो आप कहोगे सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल और तिल का तेल जो होता है क्या है? अच्छा होता है। ऑलिव ऑयल में ओमेगा 3 होता है। ठीक है। ओमेगा 3 किसमें होगा? ऑलिव ऑयल में होगा। ठीक। अब यहाँ पे आ जाइए, एसेंशियल फैटी एसिड यानी आवश्यक वसी अम्ल। क्या है? आवश्यक वसी अम्ल। इसमें क्या क्या आएगा? आप कहोगे नहीं। इसमें आएगा लिनोलेनिक एसिड, जिसे एलए कहते हैं। क्या कहते हैं? लिनोलेनिक एसिड, एलए कहेंगे। इसका उदाहरण क्या है? ओमेगा 6। ठीक। अल्फा लिनोलेनिक एसिड क्या होगा? ALA, अल्फा लिनोलेनिक एसिड। क्या? अल्फा लिनोलेनिक एसिड। ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? ओमेगा 3 है। अब क्या है? एरिकडोनिक एसिड। क्या है? एरिकडोनिक एसिड, जिसे ए कहेंगे, ओमेगा 6 का उदाहरण है। ठीक है। किसका उदाहरण है? ओमेगा 6 का उदाहरण है। यानी जो लिनोलेनिक एसिड हो गया और एरिकडोनिक एसिड हो गया, दोनों क्या है? ओमेगा 6 के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। और क्या है? इकोसा पेंटा इकोसा पेंटानोइक एसिड। क्या है? इकोसा पेंटानोइक एसिड यानी ईपीए क्या है? ओमेगा 3 का एग्जाम्पल है। ठीक है। किसका एग्जाम्पल है? ओमेगा 3 का एग्जाम्पल है। और डोकोसा क्या होगा? डोकोसा हेक्सानोइक एसिड जो है, डीएचए जो है, ये क्या है? ओमेगा 3 का एग्जाम्पल है। इस तरीके से आप लोग कभी भी फैटी एसिड नहीं पढ़े होंगे। ठीक है। क्या नहीं पढ़े होंगे? फैटी एसिड नहीं पढ़े होंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा मैम कैसा क्लास था। ठीक है। अब इसके बाद फिर हम आप लोगों को 1 मिनट का पॉज लेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम क्या करें? ओपन कर सके। ठीक है। नेक्स्ट पीडीएफ। ठीक। अब यहाँ हम लोग क्या देखेंगे? अब यहाँ पर आया है अपगार टेस्ट। क्या है? अपगार टेस्ट। यहाँ पे अपगार टेस्ट का परिचय दिया है। अपगार टेस्ट एक त्वरित परीक्षण यानी क्विक टेस्ट है, जो नवजात शिशु यानी न्यू बॉर्न बेबी के जन्म के तुरंत बाद किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? यह जांचना होता है कि शिशु जन्म के बाद कितनी जल्दी और अच्छी तरह से सामान्य जीवन क्रियाएं, बीटल फंक्शंस शुरू कर रहा है। ठीक है। अपगार टेस्ट का नाम किसके नाम पर पड़ा है? तो यह परीक्षण डॉक्टर वर्जीनिया अपगार, इनका नाम क्या था? डॉक्टर वर्जीनिया अपगार द्वारा 1952 में विकसित किया गया था। इसी कारण इसे अपगार स्कोर कहा गया है। क्या कहा जाता है? अपगार स्कोर। इनका नाम ही था डॉक्टर वर्जीनिया अपगार, और इनके द्वारा कब विकसित किया गया? तो 1952 में। ठीक है। अपगार टेस्ट कब किया जाता है? तो आप कहोगे मैम यह टेस्ट शिशु के जन्म के 1 मिनट और 5 मिनट बाद। कब? 1 मिनट और 5 मिनट बाद किया जाता है। अगर स्थिति गंभीर हो तो 10 मिनट बाद भी दोहराया जा सकता है। ठीक है। अपगार स्कोर कैसे समझे? ठीक। हम कैसे समझेंगे अपगार स्कोर क्या है?
तो जो 7 से 10 नंबर होगा सामान्य शिशु स्वस्थ शिशु का होगा। कितना होगा? 7 से 10 नंबर जो होता है वो सामान्य शिशु का होगा, यानी स्वस्थ शिशु का होगा। ठीक। जो 4 से 6 नंबर होगा थोड़ी चिकित्सा सहायता की जरूरत हो सकती है। किसकी? थोड़ी सा चिकित्सा सहायता की जरूरत हो सकती है। 0 से जो 3 होगा तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता, यानी गंभीर स्थिति मानी जाएगी। अगर किसी बच्चे को 0 से 3 नंबर मिलता है तो उसकी स्थिति क्या है? क्रिटिकल कंडीशन। ठीक है। और 4 से 6 है तो मिडिल है, यानी उसकी देखरेख क्या है? जरूरत है। ठीक है। आज जो 7 से 10 है तो बिल्कुल गुड बेबी है। ठीक। अपगार टेस्ट क्यों जरूरी है? यह शिशु की जन्म के बाद की स्थिति जानने का सरल और तेज तरीका है। इससे डॉक्टर यह तय करते हैं कि शिशु को रेससिटेशन, ठीक है, या अन्य उपचार की आवश्यकता है या नहीं है। ठीक। यह परीक्षण लंबे समय की स्वास्थ्य स्थिति नहीं बताता, लेकिन तत्काल उपचार के लिए जरूरी संकेत देता है। ठीक। अपगार टेस्ट के 5 मापदंड यानी अंक निर्धारित हैं। 0, 1 और 2। ठीक है। क्या है? 0, 1 और 2। तो रंग इसका देखिए, पहले फुल फॉर्म देते आ रहा है। अपगार का क्या है? अपीयरेंस। ए का मतलब क्या हुआ? अपीयरेंस, यानी रंग जो होगा। 0 अंक पूरा शरीर नीला या पीला होगा। 0 उस बच्चे को मिलेगा जिसका पूरा शरीर क्या होगा? नीला या पीला होगा। ठीक है। 1 अंक उसे मिलेगा जिसका शरीर गुलाबी, हाथ पांव नीले होंगे। ठीक है। 2 अंक उन्हें मिलेगा जिनका पूरा शरीर गुलाबी होगा। ठीक है। अब देखिए अपगार में क्या है? APGAR। ठीक है। तो ए में क्या हो गया? अपीयरेंस हो गया। पी में क्या हो गया? पल्सेस हो गया, यानी हार्ट बीट कितनी है। तो 0 अंक किसे मिलेगा? जिसका धड़कन ही नहीं है। ठीक है। और 1 अंक किसे मिलेगा? 1 अंक उसे मिलेगा जिसका 100 प्रति मिनट से कम है। ठीक है। और 2 अंक किसे मिलेगा? 100 प्रति मिनट से अधिक है। ठीक है। ये क्या है? ये सब नंबर दिए जा रहे हैं। तो ए था, अब पी हुआ, यानी ए से क्या था? अपीयरेंस। अपीयरेंस ही था ना। हाँ ठीक है। अपीयरेंस, फिर क्या है? पल्सेज, फिर नंबर 3 क्या है? प्रतिक्रिया, यानी क्या है? जर्मिनेंस, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स लिब लाइब्रेट, इसको पता नहीं क्या पढ़ेंगे, हमें नहीं आ रहा। ठीक है। क्या होगा? LRRI, राइटेबिलिटी। ठीक है। 0 अंक कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा। ठीक। 0 अंक क्या होगा? कोई प्रतिक्रिया नहीं किया। 1 अंक हल्की प्रतिक्रिया, यानी मुंह सिकोड़ेगा। 2 अंक छींक, खांसी या तेज प्रतिक्रिया होगी। ठीक है। ये मुझे पढ़ने नहीं आया, इस पे आप लोग हंस लीजिएगा। ठीक है। कोई कोई इंग्लिश के शब्द होते हैं ना कि जो सच में नहीं पढ़ने आते हैं, बाद में उसे धैर्य से देखो ना तो ये लगता है करे तो आ रहा था, मैं पढ़ नहीं पाई। ठीक है। फिर क्या होगा? गतिविधि, यानी एक्टिविटी, मसल स्टोन क्या होगा? 0 अंक उन्हें मिलेगा जिनकी मांसपेशियां शिथिल है। 1 अंक उन्हें मिलेगा हल्की जिनकी गतिविधि है। और 2 अंक उन्हें मिलेगा सक्रिय गतिविधि, हाथ पांव हिलाना। ठीक है। क्या होगा? हाथ पांव हिलाना। मेरे अंदर देखिए बिल्कुल भी कोई दिखावा नहीं है, जो चीजें है सब आपके सामने है। ठीक है। दिखावा करके जाएंगे का भाई, हम अंग्रेज नहीं है। ठीक है। हमारी मातृभाषा हिंदी है। हाँ थोड़ा बहुत इंग्लिश भी आता है, ये नहीं कि एकदम नहीं आता है, और आना भी चाहिए। ठीक। श्वसन, रेस्पायरेशन। 0 अंक सांस नहीं ले रहा। 1 अंक धीमी या अनियमित सांस है। 2 अंक उसे मिलेगा जो नियमित और तेज सांस ले रहा हो। ठीक है। अपगार स्कोर का विश्लेषण हम करते हैं। तो जो 7 से 10 अंक है शिशु स्वस्थ माना जाएगा। 4 से 6 अंक है तो थोड़ी सहायता की आवश्यकता है। और 0 से 3 अंक है तो गंभीर स्थिति, तुरंत चिकित्सा की जरूरत है। ठीक है। ये क्या था? अपगार टेस्ट था। क्या था? अपगार स्कोर था, जो मैं डेली आप लोग से कहती थी लेकर आऊंगी लेकर आऊंगी लेकर आऊंगी। ठीक है। तो अपगार का फुल फॉर्म क्या हो गया? आप कहोगे मैम अपीयरेंस हो गया, पल्सेस हो गया, जर्मिनेशन हो गया, फिर ए से क्या था? एक्टिविटी था। हाँ एक्टिविटी था। और आर से रेस्पायरेशन था। ये हो गया अपगार टेस्ट। ठीक है। इसमें देखिए कुछ और है क्या ऐड करने के लिए, थोड़ा सा और देख लें PDF है कि नहीं। कुछ और है। आहार यानी डाइट के प्रकार, रूप के आधार पर। ठीक है। यह वर्गीकरण मुख्यतः भोजन के भौतिक स्वरूप पर आधारित होता है। विशेषकर चिकित्सा क्षेत्र यानी मेडिकल फील्ड में रोगियों को दिए जाने वाला आहारों में इसका महत्व होता है। जैसे तरल आहार यानी लिक्विड डाइट। क्या होगा? लिक्विड डाइट। यह आहार तरल रूप में होता है और पाचन में आसान होता है। यह 2 प्रकार का होता है। कैसा होगा? स्पष्ट तरल आहार यानी क्लियर लिक्विड डाइट। ठीक।
इसमें पारदर्शी तरल पदार्थ होते हैं जो आसानी से पचते हैं। पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट, ठीक है, जो ऊपर से नीचे बाहर से सब दिखाई देता हो। उदाहरण के लिए नारियल पानी, छनी हुई चाय और नींबू पानी, सूप आदि, ठीक है। इससे 2021 में क्वेश्चन बना था। आप लोग 2021 का पेपर उठा करके देख लीजिएगा, इसी चैनल पे मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। इसका उपयोग ऑपरेशन से पहले या पेट की गड़बड़ी में किया जाता है, ठीक है। कब? ऑपरेशन से पहले या पेट की गड़बड़ी में किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? पूरक आहार, जिसे फुल लिक्विड डाइट कहते हैं। इसमें दूध हो गया, छाछ हो गया, दाल का पानी हो गया, पतली खिचड़ी हो गई, सूप हो गया, फलों का रस आदि शामिल है, ठीक। ये क्या है? फुल लिक्विड डाइट। ये क्या है? ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है। दूध को हम ऊपर गिलास में रख दें तो हम नीचे तली नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? यह थोड़ा गाढ़ा होता है और कुछ पोषण भी होता है, कुछ पोषण भी देता है। यह उन रोगियों को दिया जाता है जो सॉलिड फूड नहीं खा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, नंबर सेकंड क्या है? अर्ध ठोस आहार यानी सॉफ्ट डाइट। यह आहार नरम, हल्का और आसानी से चबाया व पचाया जा सकता है। उदाहरण के लिए खिचड़ी हो गई, दलिया हो गया, उबली हुई सब्जियां हो गई, दही हो गया और पके हुए फल हो गए, ठीक है। क्या हो गया? सेमी लिक्विड डाइट है। क्या है? सेमी लिक्विड डाइट है या सॉफ्ट डाइट है, ठीक। यह सर्जरी के बाद दांतों की समस्या में या बुजुर्गों को दिया जाता है, ठीक है। अब क्या है? ठोस आहार यानी सॉलिड डाइट। यह सामान्य दैनिक आहार होता है जिसमें चबाने योग्य पदार्थ होते हैं। उदाहरण के लिए रोटी हो गया, सब्जी हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, फल हो गया आदि, ठीक। यह स्वस्थ व्यक्तियों द्वारा लिया जाता है, यानी जैसे हम आप जो खाना खाते हैं, ठीक। अब क्या है? विशेष मिश्रित आहार यानी मोडिफाइड डाइट। यह नहीं, रोग विशेष के अनुसार पोषक तत्वों को बढ़ाकर या घटाकर बनाए जाते हैं। जैसे हाई प्रोटीन डाइट, लो फैट डाइट, डायबिटिक डाइट है। आप लोग अभी इसके पहले पढ़ चुके हैं, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। और इसमें ऊपर कुछ और भी दिया है, लेकिन हमने कहा पहले यहाँ से पढ़ाते हैं, फिर आप लोगों को चीजें समझ में आएगी, ठीक है। अब यहाँ क्या है? कार्य के आधार पर आहार के प्रकार, ठीक। यह वर्गीकरण शरीर की आवश्यकता और क्रियाओं के अनुसार करते हैं। जैसे हमारे आरडीए में आता है, क्या आता है? हाई, मॉडरेट और लो। नहीं, लो, मॉडरेट और हाई, इस तरीके से बांटते हैं ना किसी चीज को। यानी मध्यम कार्य, कम कार्य करने वाला, फिर मध्यम कार्य करने वाला, फिर हाई कार्य करने वाला, ऐसे ही बांटते हैं ना। तो उसमें क्या है? संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट। इसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल तथा रेशा यानी फाइबर, ठीक है। यह शरीर को ऊर्जा, वृद्धि और रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। कहोगे मैम ऊर्जा कौन देगा? तो कार्बोहाइड्रेट देगा। वृद्धि कौन देगा? प्रोटीन देगा। रोगों से लड़ने की क्षमता कौन देगा? तो विटामिन देता है, ठीक है। उपचारात्मक आहार यानी थेरेपेटिक डाइट, ठीक, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। थेरेपेटिक डाइट यह रोगियों को दिया जाता है, जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप। डैश डाइट किसको देते हैं? और कैंपनर। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, अगर नहीं करोगे तो ऑनलाइन पिटाई अब होगी। आज तक बहुत देख लिया, आप लोग किसी भी कमेंट का आंसर नहीं करते हो। लेकिन जो मधुमेह वाला हो गया और उच्च रक्तचाप वाला, इन दोनों को आप बताइए। नहीं, हमने पूछा ना क्या डैश डाइट और कैंपनर डाइट किस रोग में देते हैं। अगर आप पढ़े होगे तो बड़े आसानी से आंसर मुझे दे पाओगे, ठीक है। मैं देखती हूँ कितना ध्यान से आप लोग क्लास देखे हो, ठीक। इसमें पोषक तत्वों की मात्रा कम या अधिक की जाती है। रोग निवारक आहार क्या है? प्रिवेंटिव डाइट, ठीक है। क्या है? प्रिवेंटिव डाइट। यह व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखने और रोगों से बचाने के लिए लिया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन कौन होते हैं? विटामिन ए, सी और ई। ये क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं। विटामिन सी, विटामिन ई जैसे पोषक तत्व होते हैं। अब क्या है? पोषक तत्वों की प्रधानता के आधार पर ऊर्जा देने वाला आहार यानी एनर्जी गिविंग डाइट। मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट कितना देगा? 4.1। वसा कितना देगा? 9 किलो कैलोरी देता है, ठीक है। उदाहरण चावल, रोटी, घी, तेल, आलू आदि, ठीक है। अब क्या है? शरीर बनाने वाला आहार यानी बॉडी बिल्डिंग डाइट। आप कहोगे मैम प्रोटीन से भरपूर होगा। उदाहरण जैसे दाल हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, सोया हो गया आदि, ठीक।
रोगों से लड़ने वाला आहार यानी क्या है, प्रोटेक्टिव डाइट। ठीक, विटामिन और खनिजों से भरपूर होता है। उदाहरण क्या हो गया, फल, हरी सब्जी, दूध, अंकुरित अनाज। ठीक है, अब क्या है, आहार की प्रकृति के आधार पर डाइट, जैसे शाकाहारी हो गया यानी वेजिटेरियन डाइट हो गया। इसमें केवल वनस्पत आधारित खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे फल, सब्जियां, अनाज, दालें, दूध आदि। दूसरा क्या हो गया, मांसाहारी आहार हो गया, जिसे नॉन वेजिटेरियन डाइट कहते हैं। इसमें मांस, मछली, अंडा आदि शामिल होते हैं। ठीक है, अब क्या है, शुद्ध शाकाहारी आहार, जिसे बैगन डाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, बेगन डाइट कहते हैं। आजकल ये बड़े ही प्रचलन में और बड़े ही चर्चा में है। ठीक है, क्या, बेगन डाइट। इसमें क्या होगा, पशु उत्पाद जैसे दूध हो गया, घी हो गया, दही हो गया, अंडा हो गया आदि भी नहीं लिए जाते। क्या हो गया, दूध, घी, अंडा ये सब मांसाहारी में आते हैं ना, लेकिन इनको भी हम स्किप कर देते हैं। यानी जितने भी एनिमल जगत के फूड होते हैं उनको हम क्या करते हैं, नो कह देते हैं, बाय बाय कह देते हैं। किसमें, बेगन डाइट में। देखिए, बेगन डाइट यानी बाय बाय, किसको, एनिमल को बाय बाय। ठीक, इस तरीके से याद कर लीजिए। अब क्या है, विशेष परिस्थितियों में अनुसार डाइट। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए आहार क्या होगा, अधिक प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन युक्त होता है। बच्चों का आहार क्या होगा, वृद्धि के लिए ऊर्जा और प्रोटीन अधिक मात्रा में होना चाहिए। वृद्ध व्यक्तियों का आहार कैसा होना चाहिए, तो सुपाच्य होना चाहिए, कम वसा का होना चाहिए और अधिक रेशा युक्त होना चाहिए। मैम, अधिक फाइबर युक्त क्यों होना चाहिए, तो अधिक फाइबर युक्त इसलिए होना चाहिए क्योंकि वृद्धावस्था में क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या अधिक हो जाती है, इसलिए उन्हें अधिक रेशे युक्त यानी अधिक फाइबर युक्त हमें डाइट प्रोवाइड करानी चाहिए। ठीक है, अब ये चीजें आप देख चुके हो, तो इस तरीके से आप लोगों का कितना चीज हम इसमें कवर करा दिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जरूर 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 लिखिएगा कि मैम कैसा लगा, और इस तरीके का वीडियो छोटे छोटे टॉपिक को हम लोग का क्लियर कराते रहिए। ठीक है, और आप लोग मेरे वीडियो को पूरा से पूरा प्यार दो, मैं जो आप कहोगे मैं सब लाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और लास्ट में कहते जाएंगे कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि डैश डाइट किसको देते हैं, और क्या है, कैम्फनर डाइट किसको देते हैं। ठीक है, क्या होगा, कैम्फनर डाइट किसको देते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।